हेलो। इंटरनल कंट्रोल के सेकंड लेक्चर में आप सबका बहुत स्वागत है। आई होप कि फर्स्ट वीडियो पूरी क्लैरिटी से आपके दिमाग में घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बिना समय गंवाए हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, हमें ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, बल्कि मैं ये बोल देता हूं 6 एस्पेक्ट्स हैं। अदर्स भी हैं, पर मैं उनको आराम से कवर कर दूंगा, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 एस्पेक्ट्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। इसको करने में ना टाइम लगेगा, ना आपके लिए ये मुश्किल होगा, पर इनकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 पार्ट, मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट। ये 3 एरियाज हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए। सो टुडे इज द टर्न ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? मुझे इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो क्या अंडरस्टैंड करें इंटरनल कंट्रोल के बारे में? इंटरनल कंट्रोल की कौन सी चीज देखें और कितनी अंडरस्टैंडिंग लें? एक्सटेंट। तो 1 बाय 1 चलते हैं। जब हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? नाउ पहली बात मैं कहने जा रहा हूं, द ऑडिटर शैल obtain understanding of design and implementation of controls। सो यहां नेचर का मतलब है वी नीड टू अंडरस्टैंड डिजाइन फर्स्ट। व्हाई डिजाइन? अगर आप याद करें, मैंने पिछले अपने लेक्चर में ही इसका रेफरेंस दिया था डिजाइन का, कि डिजाइन गलत हो गया तो याद आता है? तो मैंने आपको कहा था कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अलग अलग इंटरनल कंट्रोल। अगर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम कुछ और है और इंटरनल कंट्रोल किसी और प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत बढ़ गया है एंड डिजाइन इज नॉट इफेक्टिव। इसी को बोलते हैं जहां एरर इन डिजाइन, राइट? तो मैं यहां क्या बोलूंगा डिजाइन के बारे में? मैं बोलूंगा इवैल्यूएटिंग डिजाइन involves consideration whether control, either individually or in aggregate, is effective in preventing or detecting and correcting material misstatements। तो डिजाइन का यह मतलब होता है, अगर डिजाइन इफेक्टिव है, इसका मतलब कंट्रोल इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वही बात हो गई सर जो मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल का मेन, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या है? पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना
और अगर कंट्रोल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहा है तो डिजाइन में प्रॉब्लम है, विच मींस कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। बात समझ में आती है? और अगर डिजाइन ही इफेक्टिव नहीं है तो वो इंप्लीमेंट हो चाहे ना इंप्लीमेंट हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए इंप्लीमेंटेशन पर। इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन involves consideration. What consideration? Whether control exist, क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करता है? तो सीधी सी बात है कि अगर डिजाइन इफेक्टिव है, इसके बाद देखिए वो इफेक्टिव डिजाइन इंप्लीमेंट भी किया गया हो, दैट इज कंट्रोल एग्जिस्ट। तो मैं ये बात भी लिख देता हूं, इफ कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव, देयर इज नो पॉइंट in evaluation of its implementation. ठीक, तो पहली बात बहुत क्लियर हो गई कि जब हम कहते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड कंट्रोल, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिजाइन and then its implementation. So what comes first is the design. So दोनों को पढ़ने के बाद हम क्या बोलेंगे? The auditor should consider design first. Right? Simple. चलिए, यहां तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी कि कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या। अब हमको करना क्या है? हमको इस डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन के बारे में एविडेंस भी इकट्ठे करने हैं कि डिजाइन इफेक्टिव हो, इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। तो हमें क्या करना है? एज ऑडिटर वी नीड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब मुझे सोच के बताइए कौन सा प्रोसीजर लगाऊं? तो आप कहेंगे सर, जब हम लोगों ने ऑडिट रिस्क पढ़ा था, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, दोनों का इवैल्यूएशन किया था, तो हमने कौन सा प्रोसीजर लगाया था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। याद आया? तो जब हम कंट्रोल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वी आर असेसिंग कंट्रोल रिस्क। सही बात? सो अगली बात कर देता हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग डिजाइन and implementation of control by performing risk assessment procedure which includes अब सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने पढ़ा हुआ है, क्या क्या शामिल है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रेयर ओई, जो हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी थी, राइट? तो इंक्वायरिंग फ्रॉम एंटिटीज पर्सनल, इंक्वायरी करिए। ऑब्जर्विंग
एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, जो स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल मतलब प्रोसेस जो इंप्लीमेंट की है, जाके ऑब्जर्व करिए, देखिए जैसे सेल करने को कहा गया वैसे हो रहा है कि नहीं, जैसे परचेज करने को कहा गया वैसे परचेज हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ठीक। और इंस्पेक्टिंग रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, कौन सी रिपोर्ट, कुछ नहीं कहा, रिपोर्ट्स। सीधी सी बात है सर, कंपनी में अगर इंटरनल ऑडिटर है तो उसने इंटरनल कंट्रोल पे हर महीने कमेंट किया होगा, रिपोर्ट बनाई होगी, जाइए देख लीजिए। और अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है, इंटरनल ऑडिट होता ही नहीं, सेक्शन 138 में कंपनी कवर्ड नहीं है, तो मैनेजमेंट ने एक इंटरवल पर इंस्पेक्शन कराया होगा, उसकी रिपोर्ट होगी। डॉक्यूमेंट्स, पुरानी बातों को याद करिए, सेल कैसे होगा, एक कंट्रोल लगा हुआ है, एक एम्प्लॉय ऑर्डर लेगा तो वो ऑर्डर शीट पे साइन करेगा, डॉक्यूमेंट। दूसरा एम्प्लॉय जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो दूसरा एम्प्लॉय उस कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करेगा, तो जहां इवैल्यूएट करेगा अपने सिग्नेचर करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स हुए ना सर, आप जाके इनको इंस्पेक्ट करिए, एक ट्रांजैक्शन पिकअप करिए सेल का, ठीक, और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एग्जामिन करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट हैं, हर आदमी ने अपनी ड्यूटी निभाई है, तो आप कह सकते हो कि कंट्रोल ओवर सेल इज इफेक्टिव, राइट। तो दिस इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब मुझे जरा एक बात बताइए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जरा डेफिनेशन याद करिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर is the audit procedure performed by auditor to obtain understanding of entity, its environment and control, ठीक। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, उसके एनवायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की, ठीक। क्या केवल अंडरस्टैंडिंग लेना ही सफिशिएंट है? आपने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्या ये सफिशिएंट है? तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा अगर कंट्रोल्स ऑटोमेटेड हैं, कैसे हैं, ऑटोमेटेड, तो आपने सेल के ऊपर क्या कंट्रोल है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली और वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग विल बी इनफ। लेकिन जहां पर कंट्रोल्स ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब मैन्युअली ऑपरेटेड है, मेरी बात समझिएगा, तो प्रॉब्लम है। मैन्युअली ऑपरेटेड का मतलब अलग अलग इंप्लॉइज ऑपरेट कर रहे हैं, इंप्लॉइज नए नए भी आएंगे, पुराने जाएंगे। अब अगर कोई इंडिविजुअल ईमानदार ना हो, ऑनेस्ट ना हो, इंटेग्रिटी उसकी डाउट में हो, तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। 2 महीने 3 महीने कंट्रोल साल में अच्छा काम करे, अगले 3 महीने वो क्योंकि कोई बदमाश इंप्लॉई आ गया तो ब्रेक डाउन कर जाए। और अगर कंट्रोल ऑटोमेटेड है तो साल दर साल वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। सर बहुत बड़ी हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं, अगर कंट्रोल ऑटोमेटेड हैं देन केवल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से काम चल जाएगा, पर अगर कंट्रोल ऑटोमेटेड नहीं है तो फिर हमें इन डेप्थ जाकर शायद उन्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैन्युअली ऑपरेटेड है।
एक्सटेंट ऑटोमेटेड है, तो जस्ट ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस क्या है। अगर वो प्रोसेस बता दिया गया और आप क्लियर हैं कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, काम खत्म। पर वो मैनुअली ऑपरेटेड है तो फिर इन डेप्थ जाना पड़ेगा। सो ये हो गया एक्सटेंट में, इस बात को लिख देता हूं। Obtaining understanding of control may not be sufficient when evaluating operating effectiveness of control unless there is automation to ensure consistent operations। ठीक, समझ में आती बात कि अगर ऑटोमेशन है तो कंसिस्टेंसी बरकरार है, जैसा बताया वैसा काम हो रहा है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो आई होप इवन फोर्थ पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये समझने में दो बातें समझी कि इंटरनल कंट्रोल के नाम पे समझना क्या है, और दूसरा कितनी अंडरस्टैंडिंग लें। सो कितनी अंडरस्टैंडिंग लें, दैट डिपेंड्स whether control is automated or not। चलिए सर अपने फिफ्थ एलिमेंट पर जंप करिए, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब सर इवन ड्यूरिंग फेस टू फेस क्लासेस बहुत बार इसकी चर्चा हुई कि इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ प्रोसेस बोल दो, यह बड़ा अन्याय है कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कंट्रोल एनवायरमेंट। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। मैं वन बाय वन हर एक को डिस्कस करता हूं जहां तक पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो में, क्योंकि यही लास्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक। कंट्रोल एनवायरमेंट, इसकी भी चर्चा बहुत बार क्लास में हुई, समझने की जरूरत है। कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एंड इट्स एनवायरमेंट, ऐसे समझ लीजिए। तो कंट्रोल को लागू कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। कंट्रोल को कौन लागू कर रहा है? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी। एनवायरमेंट में, इस कंट्रोल एनवायरमेंट में होगा क्या? जाहिर सी बात है, कंट्रोल का डिजाइन भी है, इंप्लीमेंटेशन भी है, सब कुछ है। तो अच्छा, एक बात तो हमेशा याद रखिए कि जब वर्ड एनवायरमेंट लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ एनवायरमेंट, तो इट हैज ऑलवेज ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बहुत कुछ शामिल है। तो सोचिए, जहां पर कंट्रोल एक प्रोसेस लगाई गई है, उस एनवायरमेंट में क्या क्या होगा? फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट के, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के। वो एनवायरमेंट में और क्या होगा? क्या मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी उस इंटरनल कंट्रोल को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, या वो इंटरनल कंट्रोल को एक बकवास चीज समझते हैं? एटीट्यूड, क्या वो लगातार अपने लगाए कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं? देयर अवेयरनेस। और अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो क्या इमीडिएट एक्शन लेते हैं?
एक्शन। तो कंट्रोल एनवायरमेंट में और क्या है? मैनेजमेंट TCWG का एक्शन, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड। लिख दूं? सो कंट्रोल एनवायरमेंट, सबसे पहले मैं बताऊं, कंट्रोल एनवायरमेंट इंक्लूड्स functions of management and TCWG। समझ में आ गई बात? दूसरा, क्या वो इंटरनल कंट्रोल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके इफेक्टिवनेस को लेके अवेयर हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, एटीट्यूड मारो गोली इंटरनल कंट्रोल को, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट की वाट लग गई ऐसे ही। तो दूसरा, अवेयरनेस, एक्शन, एक्शंस, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG टूवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल। सिंपल, याद रखिए, कंट्रोल एनवायरमेंट अफेक्ट कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ एम्प्लॉइज। कंट्रोल एनवायरमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉय, ऑफिसर्स कंट्रोल के लिए जागरूक होंगे ज्यादा। मैनेजमेंट सो रहा है, एम्प्लॉय भी सो रहे हैं। सो कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या शामिल है ये बता दिया। नाउ ऑडिटर्स ड्यूटी। कंट्रोल एनवायरमेंट को लेके एज ऑडिटर मेरी क्या ड्यूटी है? द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर management has created and maintained culture of honesty and ethical values। अब आप कहेंगे साहब आप ऑडिट पढ़ा रहे हो कि मॉरल साइंस, पर ध्यान से अगर आप समझे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था डिजाइन इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिजाइन ही गड़बड़ तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्या चेक करें। बट एट द सेम टाइम डिजाइन इफेक्टिव हो और इंप्लीमेंट करने वाले एक नंबर के बेईमान चुरंटे टाइप लोग हैं, फिर गई भैंस पानी में, फिर इंटरनल कंट्रोल की वाट लग गई, नहीं लग गई। सर ये बेस है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, अगर ये होंगी तो काम सही चल रहा होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। सो इवैल्यूएट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स of control environment collective strength of control environment provide appropriate foundation to other components of internal control। अभी सर ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहली बात तो ये है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट है और इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के अपने कई सारे एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट नहीं कई सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप समझ लीजिए कि मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब आप कह रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक है कंट्रोल एनवायरनमेंट,
उस एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के कई सारे एलिमेंट्स हैं, अभी बताऊंगा। वो सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो क्या सारे एलिमेंट्स मिलकर जो कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट बाकी चार कंपोनेंट को सपोर्ट कर पा रहा है प्रॉपरली या नहीं? राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी। यानी मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब अगली बात आ गई, व्हाट आर द एलिमेंट्स? व्हाट आर द एलिमेंट्स? तो जरिए चलिए पहले एक बार यहां तक जितना पढ़ा है उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है यही लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है सब बहुत नॉर्मल है। तो एक बार रीड कर लीजिए, देन आई विल टेक अप एलिमेंट्स। ठीक? तो कंट्रोल के 5 कंपोनेंट, उसमें पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, और कंट्रोल एनवायरनमेंट के अपने कई सारे एलिमेंट पढ़ क्यों रहे हैं इन्हें? ये अगर एज ऑडिटर हमें इन एलिमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, और अगर ये एलिमेंट्स स्ट्रांग हैं, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा, तो वो अपने बाकी चार इंटरनल कंट्रोल के बाकी चार कंपोनेंट्स को एक एप्रोप्रिएट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगा, यानी कंट्रोल इफेक्टिव हो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर इफेक्टिव है, इसका यह मतलब नहीं कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव ही होगा, नहीं, संभावना बढ़ा देगा। आइए काम करें। तो एलिमेंट्स, पहला कम्युनिकेटिंग एंड एनफोर्सिंग culture of honesty and ethical values। ये पहला एलिमेंट है। मैंने इसको आपको क्लियरली समझा दिया। अगर इंप्लीमेंटेशन करने वाला अगर ईमानदार नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी नहीं, तो प्रॉब्लम है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज important element and affect design implementation of internal control। ठीक? तो डिजाइन इंप्लीमेंटेशन दोनों को, ऑनेस्टी, डिजाइन को भी, डिजाइन करने वाले अगर बेईमान तो डिजाइन गड़बड़, और इंप्लीमेंट करने वाले बेईमान तो इंप्लीमेंटेशन गड़बड़। तो इंप्लीमेंटेशन को मैं लिख सकता हूं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। आप डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ही लिख दीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ। नाउ दिस वाज द फर्स्ट। दूसरा, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस अगर मैनेजमेंट के बारे में आपको मालूम पड़े कि मैनेजमेंट इतना अवेयर है कि उसने पहले से तय कर रखा है कि ये जॉब केवल वही आदमी करेगा जिसके पास ये डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एमबीए हो, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट इस बात को ध्यान में रखता है कि सामने वाला सैलरी कितनी लेगा।
उसके आधार पे रिक्रूटमेंट, जो कम सैलरी में तैयार उसको जॉब दे दिया। नाउ दिस इज नॉट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ठीक, सो दिस इंक्लूड्स, जब हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन of competence level for particular job by management, right? तीसरा एलिमेंट, participation by those charged with governance। अगर टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट है ओवरऑल, क्योंकि हम जानते हैं टीसीडब्ल्यूजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पर्संस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्हीं के हाथ में है सर, कंट्रोल करना, सही दिशा में ट्रांसपेरेंसी हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ये सब टीसीडब्ल्यूजी का, इनका एंगेजमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी है। तो दिस इन्वॉल्व्स व्हाट? इंडिपेंडेंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम मैनेजमेंट, ये बड़ा जरूरी है। देयर एक्सपीरियंस एंड स्टेचर, उनका कद ऑर्गेनाइजेशन में कितना है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर एक्शंस, उनके एक्शंस को इवेलुएट करिए। देखिए एप्रोप्रिएट एक्शंस ले रहे हैं, extent of interaction with internal and external auditor, right? So ये सब एज ऑडिटर हमें कंसिडर करना है। एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू किया जाता हो, इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो उनकी, एक्शंस एप्रोप्रिएट ले रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर से वो इंटरैक्ट करते रहते हैं, तो आप कहोगे कि टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन अच्छा है। अनदर एलिमेंट इज इफेक्टिव, अदरवाइज नहीं। फोर्थ, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। हर बिजनेस इंडस्ट्री के साथ बिजनेस रिस्क आएंगी, जानते हैं। अब आपकी ऑपरेटिंग स्टाइल कैसी हो सकती है, आप सोच के बताओ। आपने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये बातें पढ़ी हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। सपोज करिए मैं खड़ा हूं, सामने से एक आदमी आया, उसने 1.5 किलो का कंटाब मेरे लगा दिया, हमक के दिया, और हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले। दूसरा सामने से आया, उसने 1.5 किलो का एक जोर का कंटाब दिया, हमने 2.5 किलो का रसीद कर दिया, दूसरी ऑपरेटिंग स्टाइल। तीसरा सामने आया, इसके पहले वो कुछ करे, मैंने 3.5 किलो का कंटाब मार के उसको गिरा दिया। अब आप कहेंगे सर आप ऑडिट में वायलेंस ले आए। अरे नहीं सर, जो सामने आ रहा है वो कौन है? बिजनेस रिस्क। और हम कौन है? मैनेजमेंट। अगर सामने वाला थप्पड़ मारे और हम ऐसे करके रह जाएं तो ये पैसिव स्टाइल हो गई, पैसिव अप्रोच हो गई। सामने वाले ने मारा, हमने भी मार दिया, रिएक्टिव। और तीसरा, मुझे लग रहा था ये मुझे चिपका देगा, इसके पहले कि वो मुझे चिपकाता
मैंने उसके 3.5 किलो का चिपका दिया। दिस इज प्रोएक्टिव। समझ में आती? उसी बात को मैं ऑडिट की भाषा में कैसे लिखूंगा? approaches towards taking and managing business risks, attitude and actions towards financial reporting, accounting functions and information processing. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सही हो, अकाउंटिंग फंक्शन पे पूरा ध्यान, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे पूरी अवेयरनेस। ठीक, ये चौथा एलिमेंट हो गया। पांचवा ऑर्गेनाइजेशनल, मैं ऊपर लिख देता हूं, अदरवाइज मे नॉट बी क्लियरली विजिबल इन द वीडियो। तो पांचवा क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सीखा है मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायगोनल स्ट्रक्चर, ये वो, सर बड़ा जरूरी है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो कर रही है। अगर स्ट्रक्चर बढ़िया है तो यकीन मानिए रिपोर्टिंग अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, एग्जीक्यूशंस अच्छे होंगे। तो मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर्व्स फ्रेमवर्क टू प्लान, execute, control and review activities. So this is another important element which auditor shall evaluate. Now this is the fifth element. Sixth is perhaps last one, is the human resource policies and procedures. जाहिर सी बात है, पॉलिसीज जनरली रिलेट टू रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग and so on, promotion. As auditor, this element should be strong. अगर एंटिटी की पॉलिसी ऐसी है जहां वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली कॉम्पनसेट करता है, उसकी इज्जत करता है इन दैट सेंस कि ये हमारा अच्छा वर्कर है, प्रॉपर कॉम्पनसेशन उसको मिल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है अगेन दिस विल कंट्रीब्यूट टू ऑनेस्टी, एथिकल वैल्यूज। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर पेमेंट ही नहीं करे अपने एम्प्लॉयज को तो एम्प्लॉय तो चुरंटा हो ही जाएगा सर। नहीं, आज नहीं तो कल, कितने समय तक वो करेगा? दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट? सो हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट कवर कर लिए और एक कंपोनेंट की समझ ले ली जिसका नाम था कंट्रोल एनवायरमेंट। अब फिर से वीडियो को पॉज करिए और पूरे को एक बार रीड करिए।
फिर हम लोग सेकेंड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। ठीक सर, तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ टेक सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट खत्म, अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। यानी हमें भी रिस्क असेसमेंट करना है एज ऑडिटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंटिटी भी अपने बिजनेस रिस्क को एसेस करेगी। ये दूसरा कंपोनेंट है, समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर एंटिटी ने अपनी बिजनेस रिस्क को ऑलरेडी एसेस कर रखा है, तो हम जानते हैं कि बिजनेस रिस्क में गिव राइज टू ROMM। इनहेरेंट रिस्क तो आएगी ही यहीं से, isn't it? So determine whether entity has process for किन किन बातों की? आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क, estimating significance of risks, assessing likelihood of their occurrence, and deciding actions to address them. सिंपल, एंटिटी के पास अपना प्रोसेस होना चाहिए बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने का। कौन सी रिस्क सबसे सिग्निफिकेंट है, उसके अकरेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, और अगर वो अकर करेगा तो क्या एक्शन लेंगे। देखिए, यही वो प्रोसेस है, ये वो कंपोनेंट है जिससे हम एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट को पुख्ता कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो तो मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग स्टाइल इफेक्टिव हो जाएगी, प्रोएक्टिव हो जाएगी। सो दिस कंपोनेंट अफेक्ट वन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। सब इंटरडिपेंडेंट है। मैं थोड़ा बहुत इलैबोरेट नहीं करता हूं, सिंस दिस कैन बी इलैबोरेटेड exhaustively but not required right now. So entity की अपनी प्रोसेस है and this is very helpful for auditors assessment of ROMM. आइए, ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट कंट्रोल का। Now let's take थर्ड component, information system and related business process relevant to financial reporting. अब सर आप खुद ही समझ सकते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट, द ओवरऑल कंट्रोल लार्जली डिपेंड्स अपॉन दिस कंपोनेंट। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम गड़बड़ हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डाउन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, अगर इंफॉर्मेशन फ्लो प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप्स है, क्या कंट्रोल होगा सर? वी कैन अंडरस्टैंड। सो
द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम? विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवैल्यूएट नहीं करना है, ठीक, केवल वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलिवेंट हैं। दूसरा, उन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलिवेंट हैं, और इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना विद रेफरेंस टू रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस, कि बिजनेस प्रोसेस को लेकर इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग को लेकर कैसा है, वी हैव टू इवैल्यूएट, विच इंक्लूड्स, देखिए क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, द प्रोसीजर्स used for recording, processing, initiating, correcting, reporting इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे इनिशिएट हो रहे हैं ट्रांजैक्शन, कैसे रिकॉर्ड, कैसे प्रोसेस, पूरा सिस्टम वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस रेलिवेंट टू एंटिटीज प्रोसेस या एंटिटीज बिजनेस प्रोसेस relevant to financial statements. Now this is very important. Class of transaction हम लोग समझते हैं, अब यहां क्या समझना है, समझिए एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, प्रोसेसेस क्या है, और वो सारे बिजनेस प्रोसेस या आप कह ले बिजनेस ऑपरेशंस किन मेजर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहे हैं। ये ऑपरेशन, ये एक्टिविटी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से जुड़ी है, तो आप कर क्या पा रहे हो, आप ये देख रहे हो 100 ऑपरेशंस हैं, एक एंटिटी के 100 ऑपरेशंस हैं, तो 100 में से 10 होंगे एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से जुड़े, कुछ परचेज से जुड़े होंगे, कुछ ऑपरेशन सेल से जुड़े होंगे, कुछ स्टॉक मेंटेनेंस से जुड़े होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होंगे। तो आपको ऑपरेशंस को डिवाइड कर देना है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में, कि दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू दिस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। समझिए, थोड़ी सी बात अलग करें, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन रेलिवेंट टू एंटिटीज प्रोसेस, पर केवल वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है। तो देखिए काम आसान हो गया, जब आपने जितने बिजनेस प्रोसेस है, एंटिटी के प्रोसेस हैं, तो वो सारे प्रोसेस को आपने डिवाइड कर दिया कि ये प्रोसेस इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ये प्रोसेस इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ये प्रोसेस इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए है, तो आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अब आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ऑपरेशंस हैं और वहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट बात करूं, कंट्रोल्स सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। एक बार ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड था, रिकॉर्डेड प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा हो गया, नाउ that transaction, its narration, journal entry cannot be corrected without proper authority. ये मेक श्योर कर लेना है, ठीक। और क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
process used to prepare financial statement of entity। ठीक, सिंपल प्रोसेस, कैसे रिपोर्टिंग की पूरी प्रोसेस क्या है जानना पड़ेगा। और सर हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आइडेंटिफाई conditions, transactions significant to financial statement। There should be proper check balances in the information system। इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी सिग्निफिकेंट कंडीशन है, इवेंट्स है, ट्रांजैक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करने में समर्थ हो। ठीक सर, बात समझ में आती है। अभी जैसे मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर हम एंटिटी की प्रोसेस को क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में डिवाइड कर दें, ठीक, आइए उसका और बड़ा मतलब समझाएं। और बड़ा मतलब क्या है कि साहब जो एंटिटी की प्रोसेस हैं उनको हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू दिस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। अब उस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए कौन, हर अलग अलग क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए कौन एम्प्लॉय ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, हम उससे इंक्वायर कर सकते हैं, बैठ के उससे बात कर सकते हैं। अगर वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो हम मान सकते हैं वो पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस और उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव होगा। ठीक, तो अगली बात मैं यही करने वाला हूं, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रोल्स, इसी से जुड़ी बात है सी पार्ट से। communicating financial roles and responsibilities। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई कि हर ऑफिसर की अपने फाइनेंशियल रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो उन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है तो जिस वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है वहां ऑपरेशंस भी सही होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम उन प्रोसेस से जुड़ा हुआ भी अच्छा होगा। तो हमें यह देखना है कि कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो पहली बात, कम्युनिकेशन मे बी in the form of policy manual या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल। तो पहली चीज देखिए, जब हर ऑफिसर एम्प्लॉय को उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट किए जा रहे हैं कि आप इन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन प्रोसेस से जुड़े हुए इन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट हो रहे हैं? या तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल के नाम से कम्युनिकेशन उनको किया जा रहा होगा या पॉलिसी मैनुअल के नाम से। राइट, ये हो गई पहली बात। देन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओपन कम्युनिकेशन चैनल। सारे ऑफिसर आपस में बात कर ले, कोई एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं ऐसे बोलता हूं,
जो ऑपरेशंस को हमने डिवाइड कर दिया क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ऑपरेशन इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक। और उन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे ऑफिसर बैठा हुआ है, ठीक। ऐसे ही अलग अलग ऑफिसर होंगे, उनका आपस में कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्सेप्शंस, अगर कहीं किसी प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऑपरेशंस जैसे बताए गए वैसे फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो जो एक्सेप्शनल रिपोर्ट है वो कैसे कम्युनिकेट होगी, कौन करेगा, गड़बड़ ना हो जाए इन सब में। सो दीज आर, और एक और इंपॉर्टेंट, हाउ एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज is related to work of another। एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के काम से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो या कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो, उसको एक आदमी तो कैरी करेगा नहीं, कई लोग मिल के करेंगे। तो कैसे एक आदमी का काम दूसरे पर निर्भर, दूसरे का तीसरे पर निर्भर, this needs to be considered, ठीक। I think I have covered almost every part, right? So these are the some factors you need to consider, कि देखिए अब बात कहां से हुई, इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस प्रोसीजर से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, जानना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज के सराउंडिंग कंट्रोल्स हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, राइट? ये सारी चीजें जब जानते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि जितने बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक। एक बार ये काम हो गया तो कैसे फाइनेंशियल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग ऑफिसर्स को डेलीगेट की जा रही हैं, कम्युनिकेट की जा रही हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोगों ने 3 एलिमेंट कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 2 मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में दोज विल बी कवर्ड, एंड देन हाफ एन आवर में अदर पार्ट्स, जो लास्ट पार्ट है उसको भी टेकअप करता हूं। इतने पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, बहुत जल्दी आपसे, परहैप्स कल ही मैं दोबारा आपसे मुलाकात